सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और आज हम लेके आए हैं हमारा कोन सिलेंडर और जनरेटिंग लाइन का नेक्स्ट लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा इस तरह से है कुछ कि शो दैट द लाइंस इन विच द प्लेन show that the lines in which the plane ux plus vy plus wz is equals to 0 cuts the cone ax square plus by square plus cz square is equals to 0 and perpendicular if b plus c into u square plus c plus a into v square plus a plus b into w square is equals to 0 and parallel if bcu square प्लस CAV स्क्वायर प्लस ABW स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि हमारी जो लाइंस हैं जो कि इस प्लेन और इस कोन के इंटरसेक्शन से जनरेट होंगी। इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में ही हमने आपको बताया था कि अगर कोई एक प्लेन और कोई कोन है और उनका इंटरसेक्शन हो रहा है तो मतलब कि बन तो कई भी चीज़ सकती हैं, लेकिन अगर वो प्लेन हमारे उस कोन के वर्टेक्स से पास हो रहा होगा तो हमारी दो लाइंस क्रिएट होंगी। कैसे? यहां पे अगर हम आपको दिखाएं कि मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक कोन है। अब अगर कोई भी प्लेन हमारा इसको ऐसे इंटरसेक्ट करे कि जो वर्टेक्स है कोन का वो हमारे प्लेन पे लाई करे तो दो लाइंस बनेंगी। कैसी लाइंस बनेंगी हमारे सामने? एक तो लाइन हमारी बनेगी ये वाली और एक लाइन हमारी बनेगी ये इस तरह से जो कि हमारे कोन को कट कर रही होगी। ये एक लाइन हमारी क्या बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी। एक ये जो हमारा प्लेन है ये हमारे कोन को कट कर रहा है और एक लाइन तो हमारी ये बनी और एक लाइन हमारी ये बनी। तो ये दो पेयर ऑफ लाइंस बन रही हैं। कब? जब हमारा प्लेन कोन को कट कर रहा हो और वो जो कोन का वर्टेक्स है वो भी हमारे कहाँ पे लाई कर रहा हो, प्लेन पे लाई कर रहा हो तब। और अगर जो हमारा वर्टेक्स है कोन का वो प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है तब आप ध्यान देंगे कि ये एक पैराबोला टाइप की शेप बन जाएगी, है ना। पैराबोला या हाइपरबोला या कोनिक सेक्शन बनेगा तब एक। तो इस केस में ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हमारा ये जो है दिखा रहा है। तो हमसे क्या कह रहा है कि ये जो हमारी लाइंस हैं, तभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, लाइंस की बात किया है ना कि लाइन की। तो कहा जा रहा है कि ये जो लाइंस हैं ये हमारी परपेंडिकुलर होंगी, एट 90 डिग्री पे होंगी अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी, और पैरेलल होगी अगर हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी। तो अब आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ कि आप स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स जब हमने पढ़ाया था तो उसमें एक्सरसाइज 4.1 में इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस आए थे, बट हमको सीधा सीधा ये प्रूफ करने को कह दिया जाता था, हमको ये कोन और ये प्लेन की इक्वेशन बताई नहीं जाती थी, है ना। तो अब हम चलिए उसी तरह के जो हम सॉल्व करते थे वहाँ पे वही सेम चीज़ हमको यूज़ करनी है, बट यहाँ पे अब हमको कोन के पर्सपेक्टिव से समझते हुए चीज़ों को
प्रूफ करना है। तो आइए इसका सोल्यूशन हम लिखेंगे, और सबसे पहले हम क्या लिख लेते हैं जो कि हमको गिवन है, और गिवन है हमको इक्वेशन ऑफ कोन। सो यहाँ पे लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ कोन। क्या है इक्वेशन ऑफ कोन? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। और साथ ही साथ हमें इस कोन की इक्वेशन गिवन है और इस प्लेन की भी इक्वेशन गिवन है। इस कोन की इक्वेशन को 1 और इस प्लेन की इक्वेशन को 2 कह देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, और ये क्या आएगी हमारी? ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड। सो ux प्लस वी वाई प्लस डब्ल्यू जेड इज इक्वल्स टू 0। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हमें ध्यान देने की बात क्या है, जब हमने कोन की इक्वेशन आपको निकालनी सिखाई थी तो आपको याद हो हमने बताया था कि वर्टेक्स जो आपका होता है उसको आपको मान के उससे पास होने वाली एक लाइन की इक्वेशन लिखनी है, वर्टेक्स आपको ले लेना है। आप अगर कोन की इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो आपका कोन का वर्टेक्स है वो 0 है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो कोन की इक्वेशन होती है वो आपकी क्या होती है? वो आपकी सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है ना, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री की इक्वेशन होती है। और यहाँ पे उस इक्वेशन में अगर d हमारा 0 होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2gh प्लस 2f(x,y) इस तरह करके था ना, मतलब जो इक्वेशन थी आपकी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री, वो आपका क्या होता है? उसमें अगर d 0 है आपका तो इसका क्या मतलब है कि वो जो कोन की इक्वेशन है वो कोन का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पे है? ओरिजिन पे है ना। तो हम यहाँ से देख के कह सकते हैं कि इस कोन का जो वर्टेक्स है वो क्या है? ओरिजिन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि अगर ओरिजिन है इस कोन का वर्टेक्स, तब हम क्या कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है? 0,0,0 है। और अगर 0,0,0 है तो इस पॉइंट से पास होने वाले कोई भी लाइन की इक्वेशन हम किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से लिख देते हैं। तो यहाँ पे पहले तो आप लिखेंगे कि एज क्लियरली, यहाँ आप लिखेंगे क्लियरली इक्वेशन 1 हैज वर्टेक्स ओरिजिन। इक्वेशन 1 जो है इसका वर्टेक्स क्या है? ओरिजिन है, यानी कि क्लियरली द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज ओरिजिन। So the equation of the line passing through the vertex of the cone, तो वो हमारी लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब उस लाइन के हम डायरेक्शन रेशियोज अपने मन से ले लेते हैं, LMN। ये हमारी लाइन होगी, है ना, जो कि हमारे इस ओरिजिन से पास हो रही है। हो तो ये भी सकती है और ये भी हो सकती है, और भी बहुत ढेर सारी लाइन हो सकती हैं कोन पे, और जो कि हमारे वो कोन के वर्टेक्स से पास हो रही हो, मतलब कि ओरिजिन से पास हो रही हो। तो हम उस लाइन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन रेशियो ना लेके LMN मान लेते हैं। अब अगर हम LMN मान लिए इसका डायरेक्शन रेशियो, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि अगर इसका डायरेक्शन रेशियो हम LMN मान ले रहे हैं तो ये कोन के कोई भी सरफेस से पास होने वाली लाइन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वो सारी लाइन का एक नोन पॉइंट हमको पता है 0,0,0 और डायरेक्शन रेशियोज हमने LMN माना है, जो कि हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे x - 0/L इज इक्वल्स टू y - 0/m इज इक्वल टू z - 0/n, और इसको हम लिख देते हैं इक्वेशन नंबर 3। और ये हमारी किस तरह से आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी x/L इज इक्वल्स टू y/m इज इक्वल्स टू z/n और इज इक्वल्स टू k। हमने कुछ भी मान लिया कोई कांस्टेंट से k, है ना। तो ये हमारी क्या होगी? एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 3 हो गई, विच इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स ऑफ द कोन। उस लाइन की इक्वेशन है जो कि हमारे कोन के वर्टेक्स से पास हो रहा है, और उस लाइन का डायरेक्शन रेशियो हमने क्या माना है? खुद से LMN माना है। तो अब हमको क्या करना है? आप सबको पता है
हम एल एम एन को जो है यहाँ से एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब कैसे करेंगे, तो आप यहाँ पे x और y और z की वैल्यू से अगर k को आप 1 मान लें तो आप क्या कर सकते हैं, x की जगह पे l, y की जगह पे m और z की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो वही चीज़ हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, और 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को अपने हिसाब से क्या करेंगे, एल एम एन के फॉर्म में लिखेंगे। सो इक्वेशन, या फिर आप इस तरह से लिखिए, एज लाइन 3 passes through the equation 1 and 2। 1 तो चलिए मानते हैं, इक्वेशन 2 हमने क्यों कहा, इक्वेशन 2 पहले है क्या, आप ये देखिए, इक्वेशन 2 है हमारी ये प्लेन। हम क्या कह रहे हैं कि एज लाइन 3, ये जो हमारी लाइन है ये कहाँ से पास हो रही है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों से। तो अब की बार, अभी तक अगर हम सिर्फ इक्वेशन 1 की बात करते, यानी कि ये वाली लाइन जो कि हमारे कोन से पास हो रही है, तो हम उन हर लाइंस की बात कर रहे थे जो कि हमारे कोन से पास हो रही हैं। लेकिन अगर हम उस लाइन की बात कर रहे हैं, अगर हम ये जो हमारी लाइन 3 है, इसको अगर हम चाहें कि हमारी केवल ये 2 लाइन की तरह आए, एक लाइन ये और एक लाइन ये, है ना, इन दोनों लाइंस की तरह आए, अगर ये लाइन की जो इक्वेशन है ये इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को शो करे, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे कि जो हमारी ये तीसरी वाली लाइन है ये हमारे कहाँ से पास कर रही है, 1 और 2 दोनों से, तभी तो ये हमारे इन कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है ना। तभी तो हम कह रहे हैं कि एज लाइन 3 passes through the equation 1 and equation 2, दिस मीन्स दिस लाइन 3 ये जो है कोन के और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक, तो अगर ये कोन और प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रही है, इसका मतलब कि ये जो हमारी इक्वेशन है ये इन दोनों लाइंस की ही इक्वेशन है और किसी लाइन की इक्वेशन नहीं है। तो अब अगर हम पास कराते तो हम क्या कर सकते हैं, x की जगह पे l सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, y की जगह पे m और z की जगह पे n सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1 और 2 की इक्वेशन में। सो इक्वेशन 1 and 2 विल बी लाइक, किस तरह से हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2, तो इक्वेशन 1 अगर हम उठाएं तो ये हमारी किस तरह से हो जाएगी, a x की जगह पे l स्क्वायर प्लस b m स्क्वायर प्लस c n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन, इसको 4 ले लेते हैं, एंड और ये जो हमारी प्लेन की इक्वेशन होगी वो ul प्लस vm प्लस wn इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 5। अब यहाँ से हम जो एक्सरसाइज 4.1 स्ट्रेट लाइन्स एंड प्लेन्स में यूज करते थे, हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ से हम कोई भी एक l की वैल्यू ले लेते हैं, कितनी आएगी, l विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ वी एम प्लस डब्ल्यू एन अपॉन में u, है ना। और इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, तो अब हम इस l की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ l in equation 4, substituting the value of L in equation number 4, we get a into minus vm plus wn upon u का होल स्क्वायर, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आया। फिर ये आगे कैसे आएगा हमारे पास, ए, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा वी एम प्लस डब्ल्यू एन का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू ए प्लस बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये फर्दर हो जाएगा, अगर यू स्क्वायर हम कॉमन ले लें, मतलब एलसीएम ले लें यू स्क्वायर का और फिर उस तरफ मल्टीप्लाई कर दें, सो ये आ जाएगा हमारा ए वी स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस ए डब्ल्यू स्क्वायर एन स्क्वायर, ये ब्रैकेट खोल लें स्क्वायर का, प्लस ए टू वी डब्ल्यू एम एन प्लस बी एम स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास।
इसको फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से एम स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, एम एन वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए और एन स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो ए वी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये एम स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ, प्लस एम एन वाले टर्म आप एक तरफ कर लीजिए। सो एम एन वाले टर्म केवल एक ही हैं और वो ये है, तो ये आ जाएगा 2a v w m n, सो ये आ गया, प्लस यू स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो एन स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए, एन स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ कर लीजिए। तो आपके पास कितना आएगा, एन स्क्वायर वाले टर्म जब आपने एक तरफ, ये एम स्क्वायर का ये भी था, ये देखिए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर, तो ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर आएगा यहाँ पे। हाँ, तो ये आएगा ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर इंटू एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2a/v/w इंटू एम एन आ जाएगा, प्लस अब एन स्क्वायर वाले टर्म एक तरफ करेंगे तो a/w स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इतना आपका बना। अब आप इसको फर्दर कैसे लिख सकते हैं, इसको आप एक इक्वेशन नंबर दे दीजिए, ये ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस 2a/v/w इंटू एम एन प्लस a/w स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यही इक्वेशन मैंने फिर से लिखी है यहाँ पे, इसको आप इक्वेशन नंबर दे दीजिए, इक्वेशन नंबर आपकी 6 आ जाएगी ये। सो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। सो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा पॉज करके, और अब हम चल रहे हैं इसके आगे। तो यहां तक आपका आ गया था, और अगला अगर इसके आगे देखें तो आप इसको, इस इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड कर दीजिए बाय एन स्क्वायर। सो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 6 बाय एन स्क्वायर, अगर हम इक्वेशन नंबर 6 को एन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए वी स्क्वायर प्लस बी यू स्क्वायर एम बाई एन का होल स्क्वायर प्लस 2a/v/w इंटू एम बाई एन प्लस a/w स्क्वायर प्लस सी यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा हमारे पास। और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये m बाई एन में क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इक्वेशन 7th, एज इक्वेशन 7 इज एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है। और ये किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि जो इक्वेशन नंबर 7 है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन m बाई n। सो अब आप ध्यान से देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं रफ में आपकी बात बताऊं इसको, तो आप इसको लिख सकते हो कुछ इस तरह से। यहाँ पे अगर मैं रफ करूं इसका तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो नॉर्मल तरीके से अभी तक आप लोगों ने पढ़ी है वो कैसे होती है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये आपकी नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, अल्फा और बीटा, है ना, आप सबने पढ़ा है अल्फा और बीटा। अब अगर यहाँ से, और अल्फा बीटा क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यूज होती हैं इस, जो कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर रख दी जाए तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है और लेफ्ट हैंड साइड है ये हमारा 0 के इक्वल आ जाए, यानी कि वो x की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो वैल्यू होती है अल्फा और बीटा, और उन्हीं को हम इस इक्वेशन का रूट्स कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम x की वैल्यू अगर हम श्रीधराचार्य मेथड लगाएं तो हम इस तरह से लिखते थे कि -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन 2a, इस तरह से x की वैल्यू बताते थे प्लस और माइनस के साइन पे। यानी कि ये क्या अल्फा और बीटा की वैल्यू होती थी, एक बार अल्फा के लिए प्लस ले लेंगे और बीटा के लिए माइनस ले लेंगे तो हमें अल्फा बीटा पता लगता था। तो ऐसे हम निकालते थे किसी भी इक्वेशन का रूट, या फिर हम इस इक्वेशन को
फैक्टराइज करते थे और फिर x और y, x मतलब एक रूट की और दूसरे रूट की वैल्यू निकालते थे। यही दो मेथड थे हमारे पास। ठीक, यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो अल्फा है और ये जो बीटा है ये आपका इस इक्वेशन का रूट है, और ये है किसके बराबर, ये होता था x के बराबर, है ना। और यहाँ पे x की जगह क्या लिया हुआ है, m/n है। तो यहाँ पे आप कहोगे कि अल्फा हमारा, मान लेते हैं अभी अल्फा पे फोकस करें अगर, तो ये m/n है। और हम जानते हैं कि हमारा ये जो हमने बनाया था lmn, ये हमने खुद से लिया था, यानी lmn क्या है, वेरिएबल है ना, वेरी कर सकता है। इसका मतलब कि ये जो अल्फा है ये भी वेरी कर रहा है ना। और अगर ये अल्फा हमारा वेरी कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहां से इस इक्वेशन से अल्फा वेरी तो कर ही नहीं सकता पहली बात। m/n की मतलब कि m और n हमारा वेरी कर रहा है। m की पर्टिकुलर वैल्यू कुछ मतलब अलग अलग हो सकती है और n की भी पर्टिकुलर वैल्यू अलग अलग हो सकती है, बट उस m की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए एक n की वैल्यू होगी, और अगर उन m और n की वैल्यू को लेके हम उसका रेशियो करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट हमेशा मिलेगा, जो कि अल्फा आएगा या तो बीटा आएगा, है ना। यही होगा, क्योंकि बीटा भी हमारा क्या है, इसका रूट ही है, और ये क्या है, m/n है। अगर हम अल्फा बीटा इस इक्वेशन का रूट मान रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ से साफ साफ निकल रहा है कि अल्फा हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि इस इक्वेशन का रूट होगा, और बीटा भी हमको एक कांस्टेंट वैल्यू देगा जो कि इस इक्वेशन का रूट होगा। अब वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे रेशियो के बराबर है m/n के, और m और n तो हमारा वेरिएबल है, कितना भी चाहे उतना हो सकता है। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि अगर ये हमारा वेरिएबल है लेकिन फिर भी ये हमारे एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में होगा। अगर m बढ़ेगा तो साथ ही साथ हमारा n भी कुछ रेशियो में बढ़ेगा, जिससे ये जो m/n का रेशियो ये कांस्टेंट बना रहे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तभी यहाँ पे जब ये पैरेलल की कंडीशन बोलेगा ना कि अगर हमारी रेस पैरेलल होंगी तो आप ध्यान दीजिए कि अगर रेस परपेंडिकुलर होती है तब तो हम सीधे कहते हैं कि ये जो हमारा ये है ना, क्या कह सकते हैं कि अगर ये हमारी परपेंडिकुलर हुई, मतलब क्या हुआ, यानी कि ये वाली जो लाइन है हमारी और हमारी ये वाली जो लाइन है ये हमारी आपस में परपेंडिकुलर है। और अगर इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो L1 M1 N1 है और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो L2 M2 N2 है, सो दो परपेंडिकुलर जो हमारी स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर वो दोनों परपेंडिकुलर हैं तो उनके डायरेक्शन रेशियो यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हमारा कितना होता है, ये हमारा 0 के बराबर आता है ना। तो परपेंडिकुलर वाला केस हो गया। और अगर ये पैरेलल होंगी, आपको ध्यान देना, अगर पैरेलल होंगी तो दो लाइंस अगर पैरेलल हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि दो लाइंस हमारी कब पैरेलल होती है, जब उनका जो डायरेक्शन रेशियो है मतलब कि वो सेम हो, है ना। दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो या तो सेम होता है या तो सेम प्रोपोर्शन में होता है। जैसे इसका डायरेक्शन रेशियो अगर हमारा 2, 4 और 6 है तो इसका डायरेक्शन रेशियो हम कह सकते हैं कि 4, 8 और 12 हो सकता है, लेकिन प्रोपोर्शन सेम रहेगा। यानी कि L1/L2 ये हमारा क्या आएगा, सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू M1/M2 इज इक्वल्स टू N1/N2, इस तरह से आएगा, ये इक्वल आएगा, है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि पैरेलल रेज में हम क्या करते हैं, ये हमारा सेम आने का क्या मतलब हुआ, इसका सेम आने का मतलब हुआ कि अगर हम केवल ये दोनों कंसीडर करें तो यानी कि M1/N1 इज इक्वल टू M1/N1 इज इक्वल टू M2 है ये, सो M2/N2, यहाँ से N1 इधर ले गए और यहाँ से M2 ऊपर ले गए, है ना। तो ये आया, और यहाँ पे क्या है, M/N है। इसका मतलब क्या आया कि M1, देखो M और N की अलग अलग दो ही वैल्यूज हो सकती थी, क्यों, वैसे तो कई हो सकती थी, लेकिन साथ ही साथ ये जो दो लाइंस हैं ये हमारे प्लेन पे भी लाई कर रही हैं, कोन के साथ, कोन पे लाई करती सिर्फ तो कई वैल्यूज हो सकती थी M/N की, क्योंकि मतलब LMN की फिर कई वैल्यूज होती, लेकिन ये हमारे साथ ही साथ प्लेन पे भी लाई कर रहा है, तो केवल एक और दो ही पेयर ऑफ वैल्यूज हो सकती हैं इन LMN की, तभी ये हमारी दो लाइंस को जो है शो करेगा। तो उसके लिए या तो M1 की वैल्यू हो सकती थी या तो M2 की वैल्यू हो सकती थी। और हम यहाँ से देख रहे हैं कि M1N1 और M2N2 यानी कि जो भी दोनों वैल्यूज का रेशियो ये हमारा क्या आ रहा है, मतलब इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि दो सेट्स ऑफ M1 और N1 की वैल्यू के रेशियो, एक सेट और ये दूसरा सेट, यानी कि एक अल्फा था M1N1 और एक बीटा था, और ये दोनों आपस में अगर इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसके रूट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये रूट से अल्फा बीटा
यानी रूट्स हमारे इक्वल होंगे पैरेलल के केस में, और ये वाला हम कंडीशन लगाएंगे परपेंडिकुलर के केस में। तो चलिए आइए पहले हम परपेंडिकुलर वाले केस की बात करते हैं यहाँ पे। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्यों हम ये चीज कंडीशंस लगाते हैं यहाँ पे। तो इक्वेशन 7th हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी m/n में। सो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि लेट L1 अपॉन, यहाँ पे m1 अपॉन n1, लेट m1 अपॉन n1 एंड m2 अपॉन n2 बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 7। इक्वेशन 7 की मान लेते हैं m1 अपॉन n1 और m2 अपॉन n2 क्या है, हमारी रूट्स हैं। तो हमारे पास क्या होगा, इसको मैं इधर कर दे रहा हूं। अगर ये हमारी रूट्स होंगी देन हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमारा कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू, ये वाली इक्वेशन से अगर आप कंपेयर करें ये वाली इक्वेशन से, तो अल्फा इंटू बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट, और ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो माइनस यानी कि एक्स के कोफिशिएंट का माइनस। तो इस इक्वेशन में एक्स की जगह n/n लिए तो माइनस ऑफ दिस। सो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये कितना हो जाएगा, m1 m2 अपॉन n1 n2, और ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, विच मीन्स माइनस 2AVW अपॉन ए क्या है हमारा, AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर, है ना, इतना आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ा सा सिमेट्री का यूज करते हैं। ये देखिए आपका क्या आया है, यहाँ से आप लिख सकते हो m1 m2 अपॉन में एक मिनट प्रोडक्ट ऑफ, ये तो सम ऑफ द रूट्स होता है, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपका होता है प्लस सी अपॉन ए, है ना, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए। तो यहाँ पे आप सी अपॉन ए यूज करोगे, ना कि बी अपॉन ए। बी अपॉन ए तो सम ऑफ द रूट्स होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जहाँ पे अगर हम कर रहे हैं तो ये न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या आएगा, ये AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर, ठीक, इसको आप जो है सही कर लेंगे, AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर आएगा। तो आपका जो m1 m2 था अपॉन में AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू n1 n2 अपॉन में AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे आपको L1 L2 की भी वैल्यू निकालनी होगी, और वो कैसे निकलेगी, वो हमने आपको 4.1 एक्सरसाइज सॉल्व करवाते वक्त बताई थी, वो सिमेट्री से निकलती है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, L M और N लिख लो, और फिर A B और C लिख लो, और फिर U V W किस फॉर्म में, स्क्वायर में, तो आप लिख लो U स्क्वायर V स्क्वायर और W स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखो, M1 M2 के लिए A W स्क्वायर और C U स्क्वायर, ठीक, यानी कि M1 M2 के प्रोडक्ट के लिए आप ये लाइन छोड़ दो तो A इंटू डब्ल्यू का स्क्वायर और C इंटू प्लस C इंटू यू का स्क्वायर, ठीक, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ही N के लिए अगर हम देखें तो ये वाली लाइन छोड़ दो, यानी AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर। तो सिमिलरली L की वैल्यू क्या आएगी, BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर, है ना। सो फ्रॉम सिमेट्री वी गेट L1 L2 अपॉन BW स्क्वायर प्लस CV स्क्वायर will be equal to M1 M2 अपॉन AW स्क्वायर प्लस CU स्क्वायर, और ये किसके बराबर था, N1 N2 अपॉन में AV स्क्वायर प्लस BU स्क्वायर, इसके बराबर था, है ना। अब यहां से हम क्या ले लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था, कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखिए LMN को हमको क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमने LMN को सब्स्टिट्यूट किया था ना, है ना। तो सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। तो यहाँ पे हम L1 L2 M1 M2 और N1 N2 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी इन रिस्पेक्टिव वैल्यूज से, जो कि डिनोमिनेटर में है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि फॉर
द परपेंडिकुलर लाइन्स, फॉर द परपेंडिकुलर लाइन्स कंडीशन क्या होती है, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन होती है। अभी हमने यहाँ पे आपको बताया है ना, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन थी, और हमारे जो वो होते हैं रूट्स होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, ये हमारी पैरेलल लाइंस की कंडीशन में आया था। तो ये कंडीशन लगाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये L1 की वैल्यू रखेंगे L1 L2 की, तो ये हमारा BW² प्लस CV², फिर M1 M2 की वैल्यू रखेंगे तो AW² प्लस CU², फिर N1 N2 की वैल्यू रखेंगे तो AV² प्लस BU² इज इक्वल्स टू 0 आया। और अब हमको जो प्रूफ करना है हम जरा उस पर ध्यान दे दें। तो हमको ये प्रूफ करना था, तो U² V² और W² कॉमन ले लेते हैं। अगर हम यहाँ से तो सबसे पहले U² कॉमन लेते हैं, तो U² अगर हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, C और B, तो B प्लस C प्लस V² कॉमन ले लेते हैं, फिर V² कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, A और C, सो A प्लस C, और W² अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास अंदर कितना बचेगा, B और A बचेगा, तो A प्लस B लिख देते हैं इज इक्वल्स टू 0। सो ये चीज जो प्रूफ करनी थी वो तो आपने प्रूफ कर लिया इन द केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, कि लाइंस अगर परपेंडिकुलर होंगी तो ये चीज आपकी प्रूफ हो गई। आप नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको पॉज करके आराम से नोट कर लिया होगा। और चलिए अब चलते हैं हम प्रूफ करने पैरेलल लाइन का केस। सो यहां पे आ जाते हैं हम पैरेलल लाइन के केस को प्रूफ करने के लिए। सो इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस यहां पे आप लिखेंगे इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है, द रूट्स आर इक्वल, the roots will be equal। और अगर हमारी रूट्स इक्वल हैं इसका क्या मतलब हुआ, दिस implies that जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है वो हमारा किसके बराबर होगा, 0 के। सो डिस्क्रिमिनेंट विच विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ B² माइनस 4AC जो होता है दैट विल बी इक्वल टू 0। इसका मतलब B² विल बी इक्वल टू 4AC या फिर B² माइनस 4AC हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। सो यहां से निकल आया इस इक्वेशन का B क्या है, 2AVW। सो 2AVW का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ A क्या है, AV² प्लस BU² इंटू C क्या है, AW² प्लस CU² विल बी इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा आ जाएगा 4A² V² W² इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ AV² प्लस BU² इंटू AW² प्लस CU² इज हाँ ये, तो 4 से 4 हमारा कैंसिल आउट हो गया। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा A² V² W² इज इक्वल टू, यहां से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, AV² है ये, A²V नहीं है, AV² है, तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये आ जाएगा A² V² W² प्लस AC V² U² फिर प्लस BA AB U² W² प्लस BC U² U की पावर 4 है ना, यही आ जाएगा हमारे पास। अब आप इसको और फर्दर सॉल्व कर देंगे तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, W² इधर है, ये A² V² W² A² V² W² कट जाता है, 0 विल बी इक्वल टू AC V² U² प्लस AB V U² W²
प्लस बी सी यू की पावर 4, यू स्क्वायर कॉमन ले लीजिए और उधर भेज दीजिए, तो ए सी वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर प्लस बी सी यू स्क्वायर बचेगा, और u हमारा जो इधर कॉमन आया था वो इधर डिनोमिनेटर में 0 के नीचे जाके हट गया। यहां से आपको प्रूफ क्या करना है, आप देखें अगर, तो हमको प्रूफ करना है बी सी यू स्क्वायर प्लस सी ए वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो बहुत ही सिंपल आ गया अब ये हमारा पास, इसको हमको डिवाइड कर देना है ए बी सी से, या आ गया हमारा ये देखिए ना, ये देखिए बी सी यू स्क्वायर, से इसको हम लिख लेते हैं अरेंज करके थोड़ा सा, तो बी सी यू स्क्वायर प्लस ए सी वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 एंड दिस वी नीड टू प्रूव इन द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। तो ये भी हमने प्रूफ करके यहाँ पे रख दिया, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। आई होप आपने इसको पॉज करके नोट कर लिया होगा। और अब हम एक बार अपने मैच कर लेते हैं इससे भी, बी सी यू स्क्वायर प्लस ए सी वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर और बी सी यू स्क्वायर प्लस ए सी वी स्क्वायर प्लस ए बी डब्ल्यू स्क्वायर। तो एकदम हमने सेम जो हमको चाहिए था वो हमने सॉल्व कर दिया। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और 4.1 का जो कंसेप्ट था वो बिना इसके आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना कोई भी लाइंस का, और मतलब लाइंस का जिक्र है लेकिन इस तरह से नहीं है, तो मैं वहाँ पे बता नहीं पाता कि क्यों आपको ये 2 लाइन लेनी पड़ती है। अगर मैं उस टाइम कहता कि ये आपकी कौन की इक्वेशन है तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती। इसीलिए मैं आपको ये जो तरीका है आपका सॉल्व करने का, ये जो तरीका है आपका सॉल्व करने का, इस तरीके को मैंने वहाँ पे सिंपल बताया कि जब आपको परपेंडिकुलर लाइन प्रूफ करने को कहा जाएगा कि परपेंडिकुलर लाइन होंगी तब ये प्रूफ करके दिखाइए, तो उस केस में आपको क्या कर लेना है, सिंपल आपको L1 M2 ये मतलब ये वाली कंडीशन लगानी है, और L1 L2 M1 M2 और N1 N2 की वैल्यू आप इस तरह से निकालेंगे सिमेट्री करके। और बाकी तो आप M1 M2 और N1 N2 का इस तरह से रेशियो निकाल ही सकते हैं। क्या यूज़ करेंगे वहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का यूज़ करके, क्योंकि इस तरह की इक्वेशन आप आराम से डेवलप कर ले जाओगे। और बात आई जब पैरेलल लाइंस की, तो पैरेलल लाइंस के भी केस में मैंने वहाँ पे इसीलिए बताया था कि आपको वहाँ पे रूट्स इक्वल आते हैं। अब वहाँ पे मैं ये नहीं समझाया जानबूझ के कि क्यों रूट्स इक्वल आते हैं, बिकॉज वहाँ पे फिर आपको ये कौन से रिलेट करके बताना पड़ता, इस वजह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।